दोस्तों 17 मार्च को आपका कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, तो इसकी भी हम क्या है लगातार तैयारी करेंगे। ओके, तो क्रम से दोस्तों मैं आपको क्या है 2 अंक की देखेंगे, क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, फिर 3 अंक की और 4 अंक की, और पार्ट वाइज पार्ट आपकी वीडियो मिलेगी। साथ ही मैं आपको क्या है 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की जब महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जाऊंगा, बीच बीच में क्या है वस्तुनिष्ठ भी बताते जाऊंगा, तो वस्तुनिष्ठ भी तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो क्रम से वीडियो देखना चाहेंगे आप तो आपको क्या करना है, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आपको क्रम से वीडियो देखना है। ये इसलिए बता दिया है क्योंकि क्या लगातार वीडियो आएंगी और इन वीडियो के दौरान भी कैसे केमिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, तो उनकी वीडियो आएंगी, तो आपको वीडियो देखने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको क्या है प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्या है चेक करते रहिएगा। तो ये आपका इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 आपका रहने वाला है। तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। ओके, जितने दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा 2 नंबर वाले भी प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, तो सभी के आंसर 2-2 लाइन के रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको आंसर दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, प्रयास करिएगा कि आप वीडियो को देखते ही देखते सॉल्यूशन तैयार करते जाएं। 2-2 लाइन के इनके आंसर रहने वाले हैं, तो वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। पहला है प्रबंध की परिभाषा दीजिए। प्रबंध की परिभाषा देना है आपको, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंध की परिभाषा प्रसिद्ध है, तो वही आपको पढ़ लेना है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम और सबसे सस्ता उपाय क्या है। प्रबंध का मतलब है मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि यह जानने की कला है कि किसी काम को मैं कैसे करना है और उसे हम उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और ऐसा अच्छा तो करना है साथ ही क्या है कम सस्ते का काम कर सकें। यानी जैसे हम भी कोई भी दुकान में सामान लेने जाते हैं, मतलब बाजार जाते हैं कोई भी सामान लेने, हम क्या देखते हैं, हम सब हर व्यक्ति चाहता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सब कोई चाहता है कि हमें अच्छा सामान मिल जाए, अच्छा सामान मिले, लेकिन ये भी चाहते हैं कि थोड़ा कम दाम में मिले, कम सस्ता मिल जाए, तो यही देखते हैं। तो यही क्या है, ये जो ढूंढने की कला है वो सबको अंदर नहीं होती, तो यही है ना एक मैनेजमेंट कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। क्लियर है? मैं आपको तो एक लाइन को समझाते जाऊंगा, बाकी पढ़ना जिस प्रकार से लिखना है पेपर में जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आंसर आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध तथा प्रशासन में 2 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है? जो प्रबंध होता है, प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक विस्तृत होता है, प्रशासन का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। यानी आपको माइंड में सेट करके रखना है, प्रबंध छोटा रूप है और प्रशासन बड़ा रूप है। ओके, प्रबंध छोटा रूप है, प्रशासन बड़ा रूप है, इसलिए इसमें नीतियों का क्रियान्वयन तक विस्तृत रहता है, जबकि प्रशासन में क्या है अपेक्षाकृत क्या है, इसका क्षेत्र बड़े होता है। प्रबंध मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, प्रशासन बाह्य घटकों द्वारा प्रभावित होता है। क्लियर है? 2 पॉइंट में दिया है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पेपर में जिस हिसाब से जैसा लिखना उसी हिसाब से मैंने उत्तर तैयार किए हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको डायरेक्ट याद करते जाना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रबंध के 2 कार्य बताने हैं। ओके, 2 नंबर का 2 ही पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है 3 पॉइंट इस पार्ट से। ओके, तो प्रबंध के 2 आपको कार्य, तो एक नियोजन होता है, एक संगठन होता है। कोई भी क्वेश्चन का दोस्तों आप सॉल्यूशन आप तैयार करें तो आपको क्या करना है, हेडिंग याद रखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं प्रबंध के 2 कार्य बताओ, तुरंत आपको बताना नियोजन और संगठन 2 कार्य है किस प्रकार से। जब आपको हेडिंग याद रहेगी तो पेपर में आप हेडिंग लिख देते, तो उसके बारे में 1-1-2 लाइन आप लिख ही पाएंगे। मैंने अगर पॉइंट ही भूल जाते कौन से कार्य होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको जैसे याद कर रहे हैं तो आपको याद करना है प्रबंध के 2 कार्य, नियोजन और संगठन। नियोजन और संगठन इस प्रकार से। अब नियोजन क्या है, प्रबंध का महत्वपूर्ण ये प्राथमिक कार्य अक्सर ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है नियोजन। प्रबंध का ये क्या प्रारंभ नियोजन से होता है। ओके, कोई प्रबंध का प्रारंभ होता है सबसे पहले उसके नियोजन से होता है, प्लानिंग से होता है। संगठन क्या है, प्रबंध का दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य संगठन है। नियोजन जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों का निर्धारित करता है उसकी प्राप्ति का संगठन द्वारा होती है। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य लिखिए। तो उच्च स्तरीय प्रबंध होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं? पहला ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, उपक्रमों के उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा है मुख्य अधिशासी का चयन करना तथा योजनाओं तथा परिणामों की समीक्षा करना। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण से क्या आशय है। व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण से क्या आशय होता है? तो व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण या वातावरण से आशय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों से है जो व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं। बाह्य पर्यावरण, बाह्य वातावरण, यानी इसका मतलब है कि व्यवसाय को ऐसे घटक जो व्यवसाय हमारे जो बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं, बाहर उपस्थित होकर क्या प्रभावित कर रहे हैं, इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ओके, मतलब ऐसे जो कार्य जो क्या बाहर से क्या है हमें परेशान कर रहे हैं, उन पर हमारा क्या है कोई कंट्रोल नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निजीकरण के लाभ लिखिए। निजीकरण के आपको लाभ बताने, सब 2 नंबर के आपके रहने वाले हैं। ओके, तो इसलिए क्या कोई 2 इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। निजीकरण के लाभ, पहला है वित्तीय संसाधन जुटाना, दूसरा है अधिक उत्पादकता। यानी पहले अब कोई भी बिजनेस करना है तो भाई पैसे तो चाहिए पड़ेगा, तो उसको पैसे को जुटाना। तो निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी का विनियोग कर सरकार के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं। दूसरा है अधिक उत्पादकता, निजीकरण के कारण
उपलब्ध संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर साधनों की उत्पादकता में क्या वृद्धि की जाती है। ओके, जब कोई है निजीकरण हो जाएगा कोई भी कंपनी का, तो उससे क्या होगा, उसकी उत्पादकता में कंपनी ज्यादा ध्यान देगी। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निजीकरण से क्या आशय है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार की भागीदारी कम करती है और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करती है। दूसरे शब्दों में निजीकरण वह क्रिया है जो किसी राष्ट्र के आर्थिक कार्यकलापों में सरकारी प्रभुत्व को कम करती है। निजीकरण का मतलब होता है कि क्या है, जो कोई काम है वो क्या है कुछ लोगों के माध्यम से हो, सरकार उसमें हस्तक्षेप ना करे। और कोई भी जैसे काम चल रहा है, कोई भी बिजनेस है, कंपनी है, अगर वो सरकारी कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। और सरकारी कर्मचारी में क्या है, उनको फिक्स वेतन मिलती है। ओके, उनको फिक्स वेतन मिलती है, तो वो क्या है कई बार काम भी नहीं करते हैं। अब काम नहीं करेंगे, कंपनी पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कंपनी क्या हमेशा लॉस में जाती जाती है। तो आपने अक्सर देखा हो जो गवर्नमेंट जो कंपनी होती है वो लॉस में रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें क्या है, उन्हें वो प्राइवेट होते हैं, उन्हें जब चाहे निकाला जा सकता है और अच्छे लाए जा सकते हैं। मतलब इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है उसके मैनेजर द्वारा कि लोग काम करें और पूरा इसमें फोकस किया जाता है। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी हमेशा ग्रोथ करती हैं। तो इसलिए यही बताया जा रहा है कि जब प्राइवेटीकरण हो जाता है, निजीकरण हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि उत्पादकता में क्या वृद्धि हो जाती है और इसमें क्या सरकारी प्रभुत्व पर कम हो जाता है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के दो उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो पहला उद्देश्य की उत्पादकता में वृद्धि होती है, दूसरा है अकुशलता को दूर करना। हाल में विकसित, देखिए जब भी आप क्वेश्चन का आंसर याद करना तो देखिए आपको नंबर जब तुरंत अब मिलेंगे अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का आपके दो तरीका है, आप तो एक थ्योरी बता दें, दूसरा है आपका पॉइंट वाइज पॉइंट बता दे। लेकिन जरूरी नहीं हर टॉपिक को आप पॉइंट वाइज पॉइंट बताएं। जैसे अब ये क्वेश्चन था निजीकरण से क्या आशय है, तो अब जैसे आप पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं बता सकते, केवल दो लाइन में आपको थ्योरी बताने। लेकिन अब है वैश्वीकरण के दो उद्देश्य लिखिए, ओके, वैश्वीकरण के महत्व लिखिए, ओके, वैश्वीकरण की क्या हानि है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या है उसे पॉइंट में लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल है और आपसे बन पा रहा है पॉइंट में, तो आपको प्रयास करना है हर क्वेश्चन आपको पॉइंट में लिखना है। और जब मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा ना, तो अगर पॉइंट में पॉसिबल है तो मैं पॉइंट में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, और इसी बार सब पेपर में लिखते तुरंत आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि और इसमें क्या फायदा होता है, पॉइंट अगर आप सही लिख दे, टीचर पॉइंट देखेगा, आपका वो मेन टॉपिक सही है तो आपका नंबर मिल जाएंगे। फिर ज्यादा डिटेल से टीचर नहीं देखता है, तो पॉइंट आपको अच्छे से याद करके रखना है, उसकी हेडिंग क्लियर है। तो वैश्वीकरण के दो उद्देश्य आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नियोजन की कोई एक परिभाषा लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नियोजन की परिभाषा। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन की परिभाषा क्या है, नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि है या तकनीक है, भावी आवश्यकताओं का सृजन का पुनरीक्षण, ताकि वर्तमान क्रियाओं का निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। थोड़ा जब कोई ये इनके अनुसार किसी विद्वान के अनुसार क्या परिभाषा दी जाती है, तो आपको क्या फिक्स एकदम थोड़ा रहती परिभाषा से, आप बनावट नहीं कर सकते, तो आगे पीछे नहीं कर सकते, तो थोड़ा इसमें आपको फिक्स याद करके रखना पड़ेगा। ओके, जब कोई कथन कोई कहता है तो उसको फिक्स रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, बजट से क्या होता है, तो बजट एक ऐसी योजना है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय, धन और अन्य साधनों पर व्यय के अनुमान लगाया जाता है। बजट का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल किसी भी बिजनेस के लिए पैसा रख लेना, इसमें यह होता है कि उसका कुछ टारगेट फिक्स किया जाता है, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, वो कितना पैसा लगेगा, कितना समय होगा, ये सब बातों का भी ध्यान लिया जाता है जब बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है, अधिकार अंतरण में कुछ अधिकारों का हस्तांतरण उच्च अधिकारों के अधीनस्थ होता है, जबकि विकेंद्रीकरण में संपूर्ण संगठन का सत्ता का क्या फैलाव होता है। अधिकार अंतरण का कार्य क्या निष्पादन संबंधी होता है, जबकि विकेंद्रीकरण संगठन की संरचना से संबंधित होता है। इस बार से आपका दिया तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, अगर आप लोगों की सपोर्ट रहता है तो मैं आपको जी जान लगा दूं, व्यवसायिक अध्ययन के आप चाहे 2 अंक हो, 3 अंक, 4 अंक, हर प्रकार से मैं क्वेश्चन आपकी तैयारी करा दूंगा, वस्तुनिष्ठ की आपको पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। सपोर्ट रहता है क्योंकि आपको पता है बिजनेस स्टडी से कम स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप एमपी बोर्ड में इकलौता आपको चैनल मिलेगा जो आपको बेहतरीन तैयारी कराएगा, लेकिन पूरा आपको सपोर्ट करूंगा। ओके, चाहे आप कम संख्या में देखें, लेकिन बस आप अगर देख रहे हैं, ओके, अगर आपको हेल्प मिल रही वीडियो तो आप अपनी तरफ से बस लाइक आपको कर देना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए। इसी प्रकार से आपके जो टॉपिक आते हैं उनकी नॉर्मल परिभाषा, नियोजन की परिभाषा, विकेंद्रीकरण की परिभाषा, ओके, तो प्रबंध की परिभाषा, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन अक्सर रहते हैं। तो ये विकेंद्रीकरण की परिभाषा तो हेनी फ्यूल के अनुसार दी हुई है कि अधीनस्थ वर्ग के भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाए वे सब क्या है विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या आते हैं। आगे देख लेते हैं संगठन की विशेषताएं। संगठन की विशेषता व्यक्तियों का समूह, दूसरा है एकीकृत प्रणाली। व्यक्तियों का समूह किस प्रकार से, संगठन व्यक्तियों का क्या समूह होता है और जो क्या है उनके संबंधों की व्याख्या करता है तथा कार्य विभाजन करता है, एकीकृत प्रणाली होती है। आगे देख लेते हैं संगठन के दो उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तब उद्देश्य क्या है कि उत्पादनता में मितव्ययिता होता है, समय तथा श्रम की बचत होती है,
तो ये आपके क्या है 2 उद्देश्य रहने वाले हैं। मेन जब भी आंसर याद करें मैं बताते जा रहा हूँ कि अगर से पूछा जाए तो ये हेडिंग एकदम आपको नहीं भूलनी चाहिए, हेडिंग एकदम फिक्स याद करके रखना है और अंदर का थोड़ा पढ़ना है, समझना है और अपनी लैंग्वेज भी थोड़ा आप बना सकते थे, चल जाएगा, लेकिन हेडिंग आपको बनावटी नहीं करनी, हेडिंग फिक्स लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्रांडिंग क्या है। ओके, ये आप जानते हो इसको, ये ऐसा टॉपिक ब्रांडिंग वाला, पैकेजिंग वाला आपका ये टॉपिक है जैसे, तो ये बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं, आप इन सब के बारे में जानते हो। ब्रांडिंग यानी क्या करना है, कोई बिजनेस होता है, ओके, तो उसकी क्या ब्रांडिंग की जाती है, तो उसी से क्या है प्रमोट किया जाता है उसे, कि लोगों तक उसकी क्या पहुंच बन सके, लोगों से जाने। तो ब्रांडिंग या ब्रांड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु की एक विशिष्ट नाम होता है, चिन्ह होता है, ताकि ग्राहक उसे क्या पहचान सके। जैसे अपने यूट्यूब चैनल की बात करें तो अपना ये लोगो है, कुछ चिन्ह है, तो अब जैसे मैं फेस नहीं दिखाता लेकिन मेरे लोगो से पहचान है, अगर आप जिस वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता कि हाँ ये मैं क्या है अनुरागी सर की वीडियो देख रहा हूँ, तो किससे आप इस लोगों के माध्यम से पहचान रहे हैं, नाम से पहचान रहे हैं, तो वही उसकी क्या ब्रांडिंग कहलाएगी। तो ब्रांड शब्द काफी व्यापक है जो उसके वस्तु के नाम तथा उसकी पहचान कराने के लिए अक्षर, शब्द और प्रतीक आदि में क्या सम्मिलित किया रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है समाचार पत्रों में विज्ञापन का क्या लाभ होते हैं। देखिए आपने देखा होगा समाचार पत्र अगर पढ़ते होंगे आपने देखा होगा तो विज्ञापन आते हैं, तो क्या फायदा है, तो इसमें व्यापकता है, क्योंकि दैनिक समाचार में प्रचलन बहुत विस्तृत और व्यापक होता है। दैनिक समाचार है हर जिले हर गांव में मतलब पहुंचता है समाचार पत्र, उसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट होता तो आपकी फैलाव बढ़ेगा, विस्तार बनेगा, मितव्ययिता रहती है। अन्य माध्यमों की तुलना में समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन किफायती होता है, फायदेमंद ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। अब उपभोक्ता देखिए आप सब जानते हो कि उपभोक्ता क्या होता है। ओके, जो भी क्या वस्तुओं का उपयोग कर रहा है वो सब उपभोक्ता है। लिखना कैसे है पेपर में, फिर हम अगर लिखने के लिए कहा जाए तो फिर दिक्कत हो जाती, तो आप अगर पढ़ लेना है किस लिखा हुआ तो फिर आपको बन जाएगा। ओके, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, ये आपको याद रखना, अधिनियम 1986 ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति कहलाता है जो प्रतिफल के बदले किसी माल, वस्तु या सेवा का प्राप्त करता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति विक्रय के प्रयोजन से ऐसा करता है तो वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके, यानी विक्रय यहाँ है कोई भी पैसे के बदले माल या वस्तु का सेवा प्राप्त करा है तो वो उपभोक्ता कहलाएगा, बेचने वाला उपभोक्ता थोड़ी कहलाएगा, ये बताया जा रहा है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य लिखिए। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना तथा उसके अधिकारों का निर्धारण करना। दूसरा है वस्तु की गुणवत्ता या अन्य कमियों के कारण उपभोक्ता व फर्म के मध्य विवाद उत्पन्न होने की दशा में उपभोक्ता का शीघ्र न्याय दिलाकर उसे क्या हितों का संरक्षण करना। ये होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नाम ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी उपभोक्ताओं की रक्षा करना, नाम ही में राज छुपा हुआ, उपभोक्ताओं के हितों की क्या रक्षा करना और उनके अधिकारों का निर्धारण करना, साथ ही वस्तु की गुणवत्ता का चेक करना। ये पार्ट है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आप रटेंगे एक लाइन तो फिर आपको दिक्कत होती है, तो समस्या होती है। इसे मैं समझाते जा रहा हूं, सुनते जाइएगा और टॉपिक को समझना है। ओके, उसे कनेक्ट करना है अपने रियल लाइफ से, तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाते कठिन है तो रट लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जैसे किसी ने क्या कहा हेनरी फोयल के अनुसार प्रबंध की क्या परिभाषा है, नियोजन की क्या विकेंद्रीकरण की परिभाषा क्या है हेनरी फोयल के अनुसार, तो ये टॉपिक थोड़ा सा रटना पड़ता है कि अगर किसी के अनुसार परिभाषा लिखते हैं हम विद्वान के अनुसार। बाकी ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा बना भी सकते हैं, तो समझ के आपको इन चीजों को रखना है। ओके, तो आगे देख लेते हैं इको मार्क स्कीम क्या होता है। तो इको मार्क स्कीम का इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस आ चुका है, ये आपको सब दिया हुआ है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इको मार्क स्कीम शुरू की, जिसमें उत्पादकों को इको मार्क लेवलिंग के उपयोग करने के लिए क्या अधिकृत किया गया है। ओके, इसके यहाँ से आपको मेन रहने वाला है कि वर्तमान में स्कीम टॉयलेट, साबुन, डिटर्जेंट, पेंट्स, पैकिंग सामग्री और खाद्य तेलों संबंधित लागू की गई है। आगे 2 लाइन पीछे 2 लाइन आपको रहेगा, तो ये हो जाता है आपका इको मार्क स्कीम के बारे में। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों बिजनेस स्टडीज का कोर्स ले सकते हैं। फायदा क्या मिलेगा इसमें, तो ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, ओके, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और जितना कंटेंट आपको दिया जाएगा जो मैंने आपको बताया पीडीएफ रहेगा, तो आसानी से आप पढ़ पाएंगे, ओके, अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे और रिवीजन अच्छे से आप कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ बढ़ रहेगा, कम समय आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपभोक्ता फोरम के विभिन्न स्तरों के नाम लिखिए। तो आपके 3 स्तर होते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आपका अगर मान लीजिए नीचे क्रम से हम देख रहे हैं तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम होता है, फिर उसके बाद राज्य वाला होगा, फिर राष्ट्रीय वाला होगा। क्लियर है, इस बार से आपको याद रखना है, जिला फोरम, राज्य फोरम, राष्ट्रीय आयोग। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रबंध की 2 सीमाएं लिखिए, आलोचनाएं लिखिए। अब जो शब्द यूज होता है हमेशा सीमाएं यूज होता है, तो प्रबंध की क्या क्या सीमाएं हैं। प्रबंध के सिद्धांत हमेशा क्या है के लिए स्थायी नहीं होते कि जैसा कह दिए वैसा ही होगा। ओके, परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं या परिवर्तन की इनमें आवश्यकता महसूस होती रहती है, ये उसकी सीमा है। दूसरा है श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है। ओके, अगर इस ज्यादा हम नियम में पड़ जाते हैं तो उनके अपनी जो मानवता है वो है भूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमें अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं
ओके। अब उसमें हम केवल प्रॉफिट देख रहे हैं। ओके, अब जो व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से काम कर रहा है या उस वक्त कितनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए, वो नहीं देखते, केवल हम प्रॉफिट देखते हैं। तो कम से कम पैसे देंगे, ज़्यादा काम कराएंगे तो मतलब मानवता नष्ट हो जाती है जब ज़्यादा हम नियम में पढ़ने लगते हैं। तो वो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबंध के सहायक कार्य कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, एक नवप्रवर्तन और संदेश बाहर, ये आपके क्या है, प्रबंध के सहायक कार्य। पढ़ लीजिएगा, आपका सिंपल दिया है, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसे की 2 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पैसे की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला है कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। सभी पैसे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं जिसे शिक्षा से अर्जित किया जाता है। दूसरा है अवरोधित प्रवेश। पैसे में प्रवेश परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता द्वारा सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली एक विशेष परीक्षा को पास करना होगा। यानी पैसा यानी क्या, कोई कार्य करना आपको। ओके, मान लीजिए आपको कलेक्टर बनना है, टीचर बन रहे हैं आप, या ओके कुछ भी आप अगर बन रहे हैं, ओके पुलिस बन रहे हैं, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, तो आपको क्या आपको क्या है, पैसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या परीक्षा देनी पड़ेगी, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। तो प्रबंध की आपकी विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये आपको तैयार करके रहना है। जो आपको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पेपर जिस लैंग्वेज में लिखना है उसी लैंग्वेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं लिखिए। कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहला है कि वैश्वीकरण से क्या है, एक देश से दूसरे देश में स्थायी या अस्थायी रूप से लोगों का प्रवास तथा राष्ट्रों के बीच भुगतानों के साधनों का आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। दूसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक देश से दूसरे देश में क्या पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन देता है। तो ये आपके वैश्वीकरण की विशेषता है। इस बार से मैंने टॉप 25 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसा नहीं इतना ही पढ़ना भी, मैं और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि सुनते सुनते भी आपको क्या है चीजें याद हो जाएंगी। बस आपको वीडियो ध्यान से देखते जाना, समझते जाना है। ओके, आपका पार्ट 1 था और भी हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।